वजह तो हम स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में कर रहे थे ना पिछले 3 4 लेक्चर से। स्ट्रिंग पे आप कैसे स्ट्रिंग पे अलग अलग ऑपरेशन लगा सकते हो, कैसे उसको हैंडल कर सकते हो। कल किया था कनकेट करना, है ना, या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, इस टाइप से जो भी आप किया अलग। अब है कि कुछ अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू को रिमूव करना है, या कई बार ऐसा होता है कि हमने ब्लैंक स्पेस यूज कर लिया है ना, लिख लिया ना। जैसे कोई भी स्ट्रिंग आप या तो इन्वर्टर कोमा में लिखते हो, डबल इन्वर्टर कोमा में। तो ऐसे हो सकता है कि आपने डबल इन्वर्टर कोमा के बाद जो पहला अल्फाबेट लिखा है उसमें वहां पर स्पेस रह जाता है, ठीक है ना। तो हम जैसे लेंथ वगैरह काउंट करते हैं, या एक इंडेक्स वैल्यू से आपने प्रिंट कराना है, तो वो वैल्यू काउंट हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्लैंक स्पेस भी काउंट होता है। तो हम चाहते हैं कि वो ब्लैंक स्पेस काउंट ना हो, हम उसको रिमूव कर लें, है ना। प्री प्रोसेसिंग कह सकते हो कि ताकि आपने आगे कुछ उसको यूज करना है तो आप उस पे उसका जो ब्लैंक स्पेस वगैरह है इस टाइप से रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए है, पहला है चॉप करना। चॉप मतलब कि उसको काट देना एक तरह से, है ना, रिमूव कर देना, डिलीट कर देना। तो जो यहाँ पर ना देखो 3 फंक्शन लिखे हुए हैं ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए। वो आपके देखो, एक ट्रिम के नाम से 2 है और टॉप के नाम से 1 है, ठीक है ना। तो जो आप ट्रिम करोगे उसमें तो एल और आर मैटर करता है। अगर आपने लेफ्ट वाला रिमूव करना है या आर वाला रिमूव करना है, तो वो डिपेंड करता है आप ट्रिम के साथ एल यूज करते हो या आर यूज करते हो। जो बाय डिफॉल्ट में आपका राइट साइड को ही रिमूव करता है, ठीक है ना। ट्रिम में आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी साइड का स्पेस यूज करना है, लेफ्ट वाला रिमूव करना है या स्ट्रिंग के राइट वाला रिमूव करना है। और चोप होता है वो बाय डिफॉल्ट में राइट को रिमूव करता है, ठीक है ना। तो यानी कि हम राइट स्पेस को मूव करने के लिए कह सकते हैं कि 2 ऑप्शन है हमारे पास। लेफ्ट स्पेस को रिमूव करने के लिए वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एल ट्रिम, ठीक है ना। तो वो आपने जैसे यूज करना है आप कर सकते हो, उससे मतलब आर ट्रिम यूज करो, चॉप करो, उससे कोई कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम काम करते हैं। लिखना कैसे है, पहले आपके पास एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रिंग हम जब स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, तो हमने पढ़ा था ये आप सिंगल कोट्स में यूज कर सकते हो या डबल कोट्स में। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक क्या है, कोई वेरिएबल है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैंडेटरी कंडीशन है कि आपका जो डॉलर साइन है वो यूज होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आपने का यूज वेरिएबल का नेम पास करना है, ठीक है ना, किसके साथ, ऑप्शन के साथ। जैसे जो किया है एल ट्रिम किया है, आर ट्रिम किया है, सॉरी आर ट्रिम आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग थी वहां पर स्पेस रिमूव हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा ना। क्योंकि जो इसमें वाइट स्पेस कह लो या ब्लैंक स्पेस होता है वो काउंट होता है। तो जब वो रिमूव हो जाएगा और एक ओरिजिनल वैल्यू होगी आपके पास, ओरिजिनल स्ट्रिंग होएगा, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू कितना, मतलब कोई स्पेस था, अगर था तो उसको रिमूव कर दिया है ना आफ्टर प्रोसेसिंग। तो वो आप उसकी कहाँ किससे फाइंड आउट करोगे, कल पढ़ा था हमने स्ट्रिंग लेंथ से, STRLEN, है ना, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है उससे आप उसको फाइंड आउट करोगे। देखो ये अभी ओरिजिनल की निकाल रहा है, फिर बाद में इसने इसको ट्रिम किया तो वो उसकी ट्रिम वाले की निकाल रहा है, ठीक है ना। तो ये मेथड है कि आप स्ट्रिंग की वाइट स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। लेफ्ट को रिमूव करना है, राइट को रिमूव करना है, ताकि वैसे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जैसे कि ऐसा होता है कि जब हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो इंडेक्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका लेफ्ट साइड वाला स्पेस है वो इंडेक्स 1 पे काउंट हो जाएगा, तो आपको कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, है ना। ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज इससे कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। अनदर फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग रिपीट, STR अंडरस्कोर रिपीट, ठीक है ना। यानी कि हम कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू को
रिपीट करना चाहते हैं कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, हम उसको बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फंक्शन है str_repeat। तो इसके पैरामीटर्स होते हैं कि आपने कितनी बार एक स्ट्रिंग को रिपीट करना है। पहला पैरामीटर है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है ना। दूसरा पैरामीटर है कितनी बार आपने उसको रिपीट कराना है, ठीक है ना। तो जितनी बार आप उसको रिपीट कराना चाहते हो तो सेकंड पैरामीटर में आप पास करोगे। पहला पैरामीटर में हमारी स्ट्रिंग है जिस पर हमने एक ऑपरेशन लगाना है, फंक्शन लगाना है रिपीट का, ताकि वो नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सके हम, ठीक है ना। तो वो इको के हेल्प से प्रिंट हो जाएगा। ये कुछ बच्चे और इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब कि वैसे तो बहुत दे रखे हैं, आप इनमें से कम 10-12 ऐसे कुछ याद रखना जो आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि राइट डाउन एनी 10 स्ट्रिंग फंक्शन, 5 फंक्शन, 8 फंक्शन, ऐसे कुछ करके। मतलब ये ऐसा पर्टिकुलर के बारे में नहीं पूछा जाता, बहुत कम केसेस होते हैं कि क्योंकि फंक्शन बहुत ज्यादा है तो हर एक बच्चा हर एक को यूज नहीं करता। मतलब आप अपने प्रोग्राम में कोई किसी का यूज कर लेता है, कोई किसी का यूज कर लेता है, तो इसलिए जो अगर क्वेश्चन बनता है तो किसी स्पेसिफिक फंक्शन पर नहीं बनाया जाता है ना। एनी वर्ड हमेशा यूज किया जाता है। किसी भी लैंग्वेज में आप देखोगे जो इनबिल्ट फंक्शन वगैरह होते हैं ना, तो उसमें हमेशा पूछते हैं कि एक्सप्लेन एनी स्ट्रिंग फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन दैट वी कैन यूज फॉर स्ट्रिंग इन PHP। इस टाइप का कोई भी जो क्वेश्चन बनता है तो 8-10-15 जो आपको जो कंफर्टेबल हो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। जैसे कल हमने पढ़े थे वो बड़े आसान थे, आप एक बार करके यूज देखोगे ना। कंपेयर करना या पोजीशन फाइंड आउट करना, लेंथ फाइंड आउट करना, पोजीशन फाइंड आउट करना, ठीक है ना, रिवर्स प्रिंट कराना। तो ये कॉमन से हैं जो हम इजीली याद भी रख सकते हैं इनको, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ज्यादा है। 50 के राउंड का एग्जांपल दिया हुआ है, तो 50 के बारे में याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उनको ट्राई करो यूज करने की, है ना। वैसे आप पे डिपेंड है, आप कितने भी याद ट्राई कर लो, तो जितने आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे तो आपको थोड़ा इजीली याद रहेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए भी 2 ऑप्शन है हमारे पास, जैसे प्रिंट एफ और एस प्रिंट एफ, ठीक है ना। प्रिंट एफ हमारा इको की तरह काम करता है, बट अगर हम एस प्रिंट एफ की बात करें तो ये हमेशा स्ट्रिंग ही आउटपुट प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है ना। इको या प्रिंट एफ हम किसी भी डाटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम एस प्रिंट एफ की बात करते हैं तो वो स्पेशल स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू के लिए डेवलप किया गया है, ठीक है ना। तो ये इनमें डिफरेंस है, डिफरेंस पूछ भी लेते हैं कई बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एफ एंड एस प्रिंट एफ, ठीक है ना। जैसे पहले इको और प्रिंट के बीच में भी हमने डिफरेंस पढ़ा था, तो इस टाइप के डिफरेंस आप यूज कर सकते हो। तो सेकंड है कि इनमें कुछ स्पेसिफायर हम सिंबल का यूज कर सकते हैं, ताकि जो उसमें कुछ बाय डिफॉल्ट में जो प्रिंट आता है या आउटपुट आता है हम उसको चेंज कर सकें, ठीक है ना। जैसे साइन स्पेसिफायर है, हम प्लस और माइनस को यूज कर सकते हैं अगर हमने हमारी वैल्यू को प्रिंट कराना है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है जैसे प्लस या पैडिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, आपने पैडिंग करनी है, ठीक है ना। अलाइनमेंट स्पेसिफायर जैसे मान लो ये हम अगर मैं इस पेज की बात करता हूँ तो इसमें बाय डिफॉल्ट में हमने लेफ्ट अलाइनमेंट सेट किया हुआ है ना। तो वैसे ही आपका जो प्रिंट होएगा स्ट्रिंग, तो आपने उसको कैसे प्रिंट कराना है, लेफ्ट में राइट में या जैसे है वो करा सकते हो। परसेंटेज का साइन होता है कि हमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना, सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, ठीक है ना। बी होता है बाइनरी नंबर के लिए, अगर आपने बाइनरी नंबर को प्रिंट कराना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
इस टाइप से। ये थोड़ा एग्जांपल आपको ना सर्च करने पड़ेंगे, बुक में ऐसा कोई एग्जांपल दे नहीं रखा है कि अगर हमने एक प्रिंट करानी है बाइनरी की वैल्यू को, तो w3schools.com एक साइट है, वहाँ पर बहुत एग्जांपल है ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज के, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो कि अलग अलग एग्जांपल के लिए कि हम कैसे किसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहाँ दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि आप जो मान लो लैंग्वेज पढ़ते हो उसका एक प्रोग्राम दिया होता है, वहीं पर आप उसमें चेंजेस करके आउटपुट भी देख सकते हो कि कितना जो आपने आपका आइडिया है, आपका ने अपना इस तरफ से जो लॉजिक लगाया है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या आउटपुट आएगा, ठीक है ना। एक तरह से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज का आउटपुट चेक करने के लिए, या फंक्शन का, मतलब नॉट थियोरेटिकल, वो प्रैक्टिकल भी बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। यूज भी करते होगे आप लोग, यूज करते हो ना w3schools.com साइट, यस सर। है ना। तो वहां पर बहुत बढ़िया है, हर एक लैंग्वेज का है ना कि अकेला PHP का, ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज के बारे में वहां पर एक्सप्लेन किया है, ट्यूटोरियल डाल रखे हैं, मतलब यूज किया करो, अच्छी वेबसाइट है प्रैक्टिकल के लिए। नंबर ऑफ प्रोग्राम कह सकते हो वहाँ पर अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा सिर्फ थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल में भी। और सबसे बड़ी बात है कि आप वहीं पर चेंजेस कर सकते हो और उस चेंज के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिखाई देगा, या एरर आएगा तो आपको एरर बताया जाएगा। आगे हम बात करते हैं फॉर्म्स की। अगर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है तो फॉर्म का बेसिक पर्पज होता है कि हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बैक एंड में कहीं ना कहीं डाटा जाके सेव हो जाता है। जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया है तो आपने जो वहाँ पर नंबर ऑफ टैग्स थे उनको फिल किया एंट्री को, तो वो डाटा कहीं ना कहीं उस फॉर्म की हेल्प से सेव हो जाता है, ठीक है ना, कि उन्होंने बैक एंड पे आकर डाटा सेव किया होगा। तो फॉर्म का यूज होता है कि यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब इसमें हम कंट्रोल्स यूज करते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ कंट्रोल्स हैं जिनके बेस पर आप एक फॉर्म डेवलप कर सकते हो। तो जैसे पहला एग्जांपल है टेक्स्ट फील्ड का, यानी कि जब आपने एंट्री करनी है, ठीक है ना, कि जैसे आपका नेम एंटर करना है, टेक्स्ट वैल्यू आपने एंटर करनी है, तो हम टेक्स्ट फील्ड का यूज करते हैं। तो पहले इसका मेथड है कि हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। इसका बेसिक मेथड देखो लिखने का क्या है, ये देखो फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है फॉर्म टैग, और यहाँ पर ये बंद हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि जब आप फॉर्म में इंफॉर्मेशन एंट्री की जाती है तो वो कैसे, मतलब उसको, मतलब किस डाटा पे जाके कैसे स्टोर करेगा वो आपको बताना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मेथड, ठीक है ना। अभी ये मेथड के बारे में बताऊंगा, वैसे पढ़ा होगा आपने, गेट और पोस्ट होते हैं। यहाँ पर देखो ये जो मेन चीज लिखी हुई है टेक्स्ट फील्ड डॉट PHP, ये वो पेज है जो आपकी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। ये सारा जो फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है वो सारी HTML में है। अभी हम सिर्फ जो फॉर्म बना रहे हैं HTML से हम PHP में डाटा स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि जो आपने फॉर्म बनाया वो HTML में बनाया। और एक फॉर्म और है आपके पास, वो क्या है टेक्स्ट फील्ड डॉट PHP, जहां पर जाके आपका डाटा स्टोर हो जाएगा। एंटर योर नेम, ये एक मैसेज है। अब हमने टेक्स्ट का यूज किया, टेक्स्ट फील्ड का इनपुट नेम इजिकल टू, ये इसको नेम देना होता है, आप कुछ भी दे दो, यहाँ टेक्स्ट अंडरस्कोर डाटा दिया हुआ है। टाइप क्या है, जो आप वैल्यू एंटर करोगे वो टेक्स्ट है, ठीक है ना। उसके बाद जब सबमिट क्या है, वो एक्शन है जिसके बेस पर प्रोसेसिंग होगी, हमारी वैल्यू इस फॉर्म से जाके कहाँ सेव हो जाएगी, टेक्स्ट फील्ड अंडरस्कोर डॉट PHP में, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास एक PHP का अलग से पेज होना चाहिए जहां पर हम प्रोसेसिंग के बाद हमारी वैल्यू सेव होती है, ठीक है ना। अब ये इसमें अगर जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसमें ऐसा हो जाएगा, मान लो ये पेज आपके सामने आ गया, ठीक है ना, इस कोड का आउटपुट ये है। तो जैसे यहाँ तरसीम लिखा है ABC कुछ, जब आपने सबमिट किया तो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, टेक्स्ट फील्ड डॉट PHP के अंदर। अब हमने क्या है उसको चेक करना है कि जो आपने नेम एंटर किया था वो उस
टेक्स्ट फील्ड डॉट PHP में सेम हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए एक सर्वर वेरिएबल होता है $_request, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं इसको। उसमें की हेल्प से हम किसी भी का डाटा की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये क्या काम करता है कि जो हमारी प्रोसेसिंग हुई है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है वो हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमने सिर्फ इसका नेम पास किया है, किसका, जो आपके टेक्स्ट फील्ड था उसका नेम, टेक्स्ट अंडर उसको डाटा, तो आपको नेम देना होता है। आपने पहले HTML में भी अगर फॉर्म बनाया हो तो आप अलग अलग टैग यूज करते हैं, तो उनको आप हर एक को नेम देते हैं, और कैसा वो टाइप या वैल्यू कंटेन करता है। जैसे इसमें टाइप टेक्स्ट है, इसकी वैल्यू सबमिट है कि आपने ये एज ए सबमिट काम करेगा कि जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, कहाँ किसकी, प्रिंट कराएगा विद द हेल्प ऑफ ये को $_request। अब हमने रिक्वेस्ट में क्या पास किया है, उसका नाम, ठीक है ना, टेक्स्ट टैग का। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसमें वैल्यू होएगी आपका ये क्या है, जो वेरिएबल है $_request वो वैल्यू को प्रिंट करा देगा विद द हेल्प ऑफ इको फंक्शन। तो जैसे इसका नेम यहाँ पर आएगा। अब बात आती है कि जो हम मेथड यूज करते हैं, कि जो यहाँ पर मेथड यूज है, मेथड का काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करता है आपके फॉर्म से किसके अंदर, उस पेज के अंदर जो हमने यहाँ पर नेम स्पेसिफाई किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो लिखे हुए हैं, जैसे पहले एग्जांपल में गेट लिखा हुआ था, एक पोस्ट भी होता है। तो गेट में क्या होता है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। सिक्योरिटी कैसे, देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो ये वाली चीज होती है ये एड्रेस बार होता है। यानी कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ गेट फंक्शन, गेट मेथड ट्रांसफर हो रही है तो वो हमेशा एड्रेस बार में दिखाई देती है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ जैसे, तो ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाता है गेट। पोस्ट में क्या होता है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हाइड हो जाती है। तो जहाँ इन सिक्योरिटी की बात की जाती है तो वहाँ हम पोस्ट को यूज करते हैं। और हम जहाँ हमने सिंपल डाटा ट्रांसफर करना है या एक फॉर्म बनाना है प्रैक्टिस पर्पज के लिए, तो वहाँ पर आप गेट करो पोस्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जहाँ पर सिक्योरिटी की बात होती है हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हम पोस्ट का यूज करते हैं। हाँ जी बच्चे, कुछ पूछ रहे हैं, पूछो। रोल नंबर 5 है, 8 है, 10 है, 13 है, 27 है, 14 है, 12 है। सर 14 तो हो गया। सेलेस्टीन है ये, चलो उसका है, 4 है, मिल्क है, रोल नंबर 18 है। किसी की अटेंडेंस तो नहीं रहेगी? सर 13 हो गया बच्चे। ओके सर 14 हो गया। 14 हो गया। ओके सर। क्या आप तो एक मीटिंग में भी थे ना? हाँ जी सर, बाकी सारे उधर आए आप लोग